सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स क्या है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर, कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट है आपके जो 80C में आते हैं। देखिए जनरली क्या होता है, आज के डेट में भी 80C को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है। अगर ये सैलरीड पर्सन जो कॉमन टैक्स पेयर है उनके लिए क्या है, जो अपना सैलरी से इनकम दिखाते हैं, अपना टैक्स पेमेंट करते हैं, इंडिविजुअल और HUF खासकर, उनको आज के डेट में पूरी तरह से क्लियर कभी नहीं होता है कि कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट है उनका, कौन कौन सा ऐसा खर्चा है जो वो 80C में अपना डिडक्शन उसके अगेंस्ट में ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 80C ऑफ इनकम टैक्स के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ताकि प्रॉपरली आप अपना इनकम टैक्स फाइल जो 31 जुलाई 2022 का ड्यू डेट है उसके पहले कर पाए। अगर जनरली बोले तो सेक्शन 80C क्या है, तो सेक्शन 80C ऐसा सेक्शन है जो हमें बताता है कि ऐसे एक्सपेंडिचर है, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट है जिसका आप डिडक्शन इनकम टैक्स में ले सकते हैं, जिसका लाभ आप बेनिफिट आप इनकम टैक्स में ले सकते हैं वाइल फाइलिंग योर ITR। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 86 इनकम टैक्स का जो सेक्शन है उसका मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है, 1.5 लाख रुपीस है। और ये एप्लीकेबल, ये सेक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए। जो इंडिविजुअल है जो अपना ITR फाइल करते हैं, जो HUF है जो अपना ITR फाइल करते हैं, उनके लिए सेक्शन बहुत ही रिलेवेंट है। वो इस सेक्शन के अंतर्गत अपना जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं और जो यहाँ पे जो मेंशन है इस सेक्शन में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट है और कुछ खर्चे हैं जिनको इसमें स्पेसिफाई करके डिडक्शन दिया जाता है जो इस सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से वैसे खर्चे हैं और कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट है जिसका आप बेनिफिट, जिसका आप डिडक्शन ले सकते हो इनकम टैक्स में। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं खर्चों के बारे में, कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो 80C के अंतर्गत आते हैं और जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो ITC में, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो इनकम टैक्स फाइल करते समय इनकम टैक्स के लिए। तो पहले एक आता है, मान लीजिए आपने घर बनाया, होम लोन लिया, उसका होम लोन लेने के साथ साथ आप क्या होता है EMI आपका शुरू हो जाता है। तो EMI के साथ साथ आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे करते हो। तो जो आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हो वो 80C के अंतर्गत आता है, आप 80C में उसका डिडक्शन ले सकते हो। इंटरेस्ट जो आता है वो दूसरा हेड में चला जाता है, उसका डिडक्शन दूसरे सेक्शन में मिलते हैं हम लोग, नीचे के हम लोग आगे वाले आने वाले समय में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है हाउस लोन का, वो आप 80C में उसका डिडक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आप हाउस खरीदते हो, घर खरीदते हो, उसके लिए जो रजिस्ट्री वगैरह कराना पड़ता है, स्टाम्प ड्यूटी पे करते हो आप उसके लिए, तो वो सारे खर्चे भी हैं जो आप 80C में उसका बेनिफिट ले सकते हो। नेक्स्ट है, अगर PF का कंट्रीब्यूशन आपके जा रहा है, मान लीजिए अगर किसी कंपनी में आपका PF कटता है तो वहाँ पे 2 पोर्शन होते हैं PF कटने का, एक होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दूसरा होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो पर्सन आप 80C में डिडक्शन उसका ले सकते हो। आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाला पोर्शन जितना है वो आइडेंटिफाई करके उसका 80C के अंतर्गत आप उसका डिडक्शन ले सकते हो अपने इनकम टैक्स में। मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है, उसी के अंदर 1.5 लाख कहने का मतलब आप जितना भी खर्चा करो थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, आप जितना भी खर्चा करो, लेकिन लिमिटेशन सेक्शन का 1.5 लाख ही है। आप मान लीजिए 5 लाख 6 लाख जो भी डिडक्शन, जो भी आप खर्चा करो, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आपको अप टू 1.5 लाख तक ही 80C के अंतर्गत पर्टिकुलरली आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। अगला है, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए एक्सपेंडिचर तो करते हैं, कहने का मतलब जो ट्यूशन फीस वगैरह आप देते हैं, आप मेन जो कोर्स के लिए आप ट्यूशन लगाते हो उसका जो आप एक्सपेंडिचर करते हो बच्चों पर, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए जो आप ट्यूशन फीस दे रहे हो वो आप 80C में डिडक्शन ले सकते हो, उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ट्यूशन फीस का लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो ये हो गया मेनली कुछ खर्चे जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो अंडर सेक्शन 80C आप ITR भरते समय। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट जिसका आप बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ले सकते हो। सबसे पहला आता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोलिए, या किसी भी कंपनी से आपने अगर LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो सबसे पहला आप काम करिएगा कि लेते समय कोई भी LIC आप पहले कंफर्म करिएगा कि वो 80C में फॉल करता है कि नहीं, उसका बेनिफिट आप इनकम टैक्स में ले सकते हो कि नहीं। मैक्सिमम LIC होता है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लिए हो और उसका प्रीमियम भर रहे हो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, LIC का प्रीमियम आप अपने स्पाउस के लिए भर सकते हो। अगर आप स्पाउस के लिए अपने लिए भरते हो, स्पाउस के लिए भरते हो, अपने चिल्ड्रन के लिए भरते हो, उसका आप बेनिफिट 80C में अपने फाइल में ले सकते हो, अपने ITR में ले सकते हो। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए LIC का प्रीमियम भर रहे हो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। सिर्फ स्पाउस और अपने चिल्ड्रन और खुद का जो एक प्रीमियम आप भरते हो पूरे साल में, उसका ही बेनिफिट आप 80C में ले सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना, अगर आपकी बच्ची है उसके अगेंस्ट में उसके लिए आपने सुकन्या समृद्धि योजना की है, उसमें इन्वेस्टमेंट की है, तो उसका भी बेनिफिट आप 80C में ले सकते हो। वो पूरी तरह से आपका 80C में फॉल करता है और उसका डिडक्शन आप 80C में यानी 1.5 लाख के अंदर में मैक्सिमम लिमिट के साथ आप उसका बेनिफिट ले सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया उसका।
ईपीएफ में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, जो मैक्सिमम है आपका 15 लाख का जो लॉकिंग पीरियड होता है आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसका भी बेनिफिट आप जितना पूरे साल में उसका कंट्रीब्यूशन जाता है उसका बेनिफिट आप ले सकते हो एटीसी में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो उसका भी आपको बेनिफिट एटीसी में ले सकते हैं। आप उसका बेनिफिट पूरे साल में कितना कंट्रीब्यूशन आपने किया है उसके अगेंस्ट में उसका बेनिफिट आपको एटीसी में मिल। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा तो उसका भी बेनिफिट आपको एटीसी में मिलेगा। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपने स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है कि आपके बच्चे के लिए आपने खोल रखा है उसके नाम पे, तो सारे साल में आपने जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो स्कीम के अगेंस्ट में, सुकन्या समृद्धि स्कीम के अगेंस्ट में, उसका बेनिफिट आप एटीसी में ले सकते हो। इसके अलावा यूलिप में भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अपना पैसा डाल रखा है, तो पूरे साल का जो इन्वेस्टमेंट आपका होगा यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जो होते हैं उसमें भी आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन एटीसी। तो पूरे साल का आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है, उसके अंतर में ही सारा आपको लेना होगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है उसका भी, नाबार्ड रूरल बॉन्ड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो इन सब का भी आप इन्वेस्टमेंट जो किया इसके अगेंस्ट में इसका भी बेनिफिट आपको अंडर सेक्शन एटीसी में मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए क्या, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो उसका भी बेनिफिट होता है, आपको एटीसी में ले सकते हैं, एलिजिबल अब है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो एफडी का भी, आप इसका एफडी जो आप करते हैं फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसका भी बेनिफिट एटीसी में मिल सकता है, बशर्ते वो 5 साल का जो फिक्स प्लान होता है उसका अगर आप ले तो आपको एटीसी में फॉल करेगा, उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। तो अगर कोई भी ऐसा स्कीम 5 ईयर वाला सेविंग स्कीम एफडी कर रहे हैं आप किसी बैंक में, तो पहले ये जान लीजिए कि वो एटीसी में फॉल करता है कि नहीं। अगर पता है वो एटीसी में फॉल करता है तो आप एलिजिबल हो एटीसी में उसका बेनिफिट लेने के लिए। तो ये सारे कुछ आपके खर्चे हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट है जिसका बेनिफिट आप एटीसी में ले सकते हो, जिसका डिडक्शन आपको एटीसी में अलाउ किया जा सकता, फाइल करते समय आपका इनकम टैक्स अलाउ किया जाएगा और उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। इसका अगला सवाल होता है कि आप इसको कैसे फाइल करते समय कैसे कैलकुलेट करोगे, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए पूरा साल में अगर जिस फाइनेंशियल ईयर का आप ITR फाइल कर रहे हो, पूरे साल में आपने इन पॉइंट जो स्कीम हम लोग डिस्कस किए उसके अगेंस्ट में आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना खर्चा किया, और उसका आप पूरा एक डिटेल निकाल लोगे, टोटल निकाल लोगे। सारा इन्वेस्टमेंट का टोटल करने के बाद मान लीजिए आपका मोर देन 1.5 लाख आ रहा है, तो आपको याद रखना होगा आपका जो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड होगा वो 1.5 लाख तक ही होगा। तो आपको पूरे कैलकुलेट करके एक बार देख लो ना कि पूरे साल में मेरा कितना हुआ है एटीसी का, और मैक्सिमम हम कितना उसका अवेल कर सकते हैं। आप जितना भी करो लेकिन आपको अप टू जो लिमिट है एटीसी का उतना ही मिलेगा, 1.5 लाख मिले, उसके ज्यादा आपको नहीं अलाउ किया जाएगा। आप ITR फाइल करते समय आप भले ही आप वहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हो, लेकिन आपको जो मिलेगा एलिजिबल होगा आप एटीसी में वो 1.5 लाख ही, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। इसको हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे कि कैसे ये आप भरोगे। अगर आप ITR फाइल कर लो वहाँ पे अपना डिडक्शन वगैरह भरते हो तो आपको मैक्सिमम लिमिट कैसे मिलेगा, हम लोग एक बार ऑनलाइन कैलकुलेटर में देख लेते हैं। एटीसी का जो कैलकुलेटर आपको पोर्टल पे मिल जाएगा incometaxindia.gov.in पे, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट, अपना पूरा जो एटीसी का इन्वेस्टमेंट और खर्चा है वहाँ पे डाल के देखोगे आपको कितना डिडक्शन मिलता है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वहाँ में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लिया है पोर्टल का, इनकम टैक्स पोर्टल का मैंने कैलकुलेटर खोल लिया अंडर एटीसी। यहाँ पे असेसमेंट ईयर दिया हुआ है, वहाँ पे हम लोग असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 22-23 असेसमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। स्टेटस क्या है, स्टेटस हम लोग इंडिविजुअल या HUF, क्योंकि ये जो सेक्शन है एटीसी वो इंडिविजुअल और HUF के लिए एप्लीकेबल है। तो हम लोग इंडिविजुअल, अगर HUF है तो HUF सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सेक्शन नीचे में देखिए 4-5 पॉइंट दिए हुए। पहला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। यहाँ पे टाइप में दिया हुआ प्रीमियम फॉर योरसेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। यहाँ बता दिया गया कि आप अपने बच्चों के लिए अगर दे रहे हैं, अपने स्पाउस के लिए दे रहे हैं, वाइफ के लिए दे रहे हैं, अपने लिए दे रहे हैं, उसी का टोटल आप प्रीमियम पेड किए जितना साल भर में वो यहाँ पे दीजिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए दे देते हैं से 50,000, ठीक है। 50,000 पूरे साल का हम लोगों ने LIC के अगेंस्ट में पेमेंट किया। नेक्स्ट है डिपॉजिट इन प्रोविडेंट फंड, PF में हम लोगों ने डिपॉजिट किया। और पूरे साल में हम लोग कितना PF प्रोविडेंट फंड यानी कि आपका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन छोड़ के जो पोर्शन बनता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाला पोर्शन आपने आपके सैलरी से जो कटा वो यहाँ पे हम लोग फिगर दे देते हैं। मान लीजिए पूरे साल का यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 60,000 यहाँ पे हम लोग PF के अगेंस्ट में दे दिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट। आपने कोई फिक्स डिपॉजिट खोल रखा है और वो 5 इयर्स वाला प्लान है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो एटीसी के लिए, क्योंकि अगर 5 इयर्स का जो प्लान आप सिलेक्ट करते हो, इन्वेस्ट करते हो उसमें, वही आप एलिजिबल होते हो एटीसी के अंदर में। और 2 साल 6 महीना साल भर वाला जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर आप एलिजिबल नहीं होते हो एटीसी का डिडक्शन के लिए। तो एटीसी का डिडक्शन सिर्फ 5 साल का जो इन्वेस्टमेंट होता है एफडी का उसी में मिलता है। तो हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, टाइप में दिया हुआ 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट एलिजिबल फॉर सेक्शन एटीसी, आपको मिल जाएगा, आप देख पाओगे। तो मान लीजिए 5 इयर्स वाला है, हम लोग 2 लाख रुपये हम लोगों ने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है
किसी बैंक में एफडी में। नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर देखिए, बहुत सारा यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। LIC प्रीमियम पेड हम लोग ऊपर में ऑलरेडी दे दिया, वो डिपॉजिट इन प्रोविडेंट फंड ऑलरेडी दे दिया, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट दे दिया, इन्वेस्टमेंट इन NC अगर कोई है वो यहाँ पे आप अदर्स में डाल सकते हो। ट्यूशन फीस मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए अलाउड होता है। हम लोग पहले आपको बता दिए कि मैक्सिमम ट्यूशन फी का आप 2 बच्चों का जो भी ट्यूशन फी का खर्चा दे रहे हो वो ATC में अलाउड होता है, उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। ठीक है, नॉट मोर देन 2 चिल्ड्रन। तो आप मेन स्ट्रीम के लिए मेन आपका कोर्स जो बच्चा का है उसके अगेंस्ट में अगर कोई ट्यूशन फी लगा रहे हो, उसका खर्चा दे रहे हो ट्यूशन फीस का, तो वो आपका एलिजिबल होता है ATC में, उसका डिडक्शन आप ले सकते हो अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो अगर वो है वहाँ पे यहाँ पे वो डाल सकते हैं। रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया, उसका फिगर यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस अगर किसी का आप किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में दिए हो उसका इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड अगर यूलिप में अगर किसी में UTI में किए है ATC के अंदर में जो फॉल करता है उसका इन्वेस्टमेंट, और अदर्स अगर कोई है तो ATC का यहाँ पे उसका फिगर हम लोग डाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ट्यूशन फी डाल दिया, ट्यूशन फी के लिए अपने यहाँ पे से एग्जाम्पल पूरा साल में मैंने हम लोगों ने मान लीजिए 25,000 रुपया खर्च किया, सी फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे टोटल डिडक्शन देखिए, टोटल दिखा रहा है 3,35,000 रुपया स्क्रीन पे दे पा रहा है, लेकिन यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख ही दिखा रहा है। ऑल्दो आपने पूरे साल में सारे हेड्स को मिलाकर, सारे खर्चे और इन्वेस्टमेंट मिलाकर अंडर सेक्शन 80C में 3,35,000 का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अंडर 80C का जो एलिजिबल थ्रेशोल्ड है वो 1.5 लाख का है, आपको 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। तो होपफुली 80C सेक्शन को लेकर सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई आपके मन में डाउट है तो आप नीचे में कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं उसका कंक्लूजन देने की कोशिश करूंगा, जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं आप तो चैनल को नीचे जो रेड कलर का बता दिया उसको दबाकर सब्सक्राइब कर ले और ऑल पर सेट कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।